ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इब्राहिम रहमान है। मैं बेसिकली एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप ही लोगों की तरह हूँ। मुझे एक्चुअली बड़ी खुशी हुई है ऑनेस्टली। जी प्लीज, क्या चीज? ठीक है। वो फिर जूम पे आवाज खराब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जब मैं बेसिकली अपने ये कैफ के जो आप लोगों का टाइम है इस वक्त था, तो मुझे याद है कि हमारे एक टीचर ही थे, सर फवाद यूनुस, ग्रेट टीचर। उन्होंने बेसिकली पूछा कि पीडब्ल्यूसी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है या पीडब्ल्यूसी क्या है। यहाँ पे सबसे पहले किस किस को पता है पीडब्ल्यूसी क्या है? ये फर्ग्यूसन की नेटवर्क फर्म है। मुझे उस वक्त ऑनेस्टली नहीं पता था, मॉड्यूल ए बी में थे, नए थे, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आप लोगों ने जो ये टाइम निकाला है टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट या टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ये आप लोगों का पहला स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आई थिंक। एंड ये इस स्टेज में कोई ना सोचता है और ना ही कोई लेता है। हर बंदा जो है एजुकेशन पे इस वक्त फोकस कर रहा होता है एंड उसके साथ बहुत सारी स्किल्स हैं, आजकल स्किल्स का दौर है, तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीज सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से एक बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सेशन में चाहता हूँ इंटरैक्टिव हो, कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग का अगर इंटरैक्टिव नहीं होता। ये सेशन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम कनेक्ट करें, हम कम्युनिकेट करें, आप लोगों की जो भी चीजें आप लोगों के दिमाग में, हम उन पर एड्रेस करें रादर देन हम किताबी बातें करें। तो आप लोग जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हम एड्रेस करना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं? एक बेसिक सवाल, कोई भी बंदा अगर बताना चाहे। बेहतरीन, किसने बोला ये? बहुत कम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब क्यों करनी है? अगर इस पे हम आए, थोड़ा लॉन्गर बताओ, जॉब क्यों करनी है? पैसा कमाने के लिए। बेहतरीन, इस बंदे ने बोला पैसे ही पैसा होगा। बेहतरीन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, आप लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं और कितना साल और आगे पढ़ेंगे? एक अंदाजा कोई बंदा? 5 साल और। बेहतरीन, ये ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, 5 साल और। बेहतरीन, सही, ठीक है। तो हम लोग एक रफली बात करते हैं। आई थिंक 24 साल 25 साल मिनिमम, 24-25 साल तकरीबन एक बंदा पढ़ता है, साथ में आर्टिकल्स कर रहा होगा और चीजें कर रहा होगा, सही है। ये करने के बाद जाके कहीं आप 1.5 लाख 2 लाख कमाने की हैसियत रखते हैं या काबिलियत आती है इतना कमाने के लिए, ठीक है। हमें एक चीज समझ आए कि पैसा कमाना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जहां से पैसा बनता है, सही है। तो अब आप मुझे बताएं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में लोग? एक गलती कोई अगर बताना चाहें यहाँ पे, क्या चीज? बेहतरीन, बगैर समझे। ये सबसे बड़ी बात, बगैर समझे पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग का गोल है पैसा कमाना, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं, ये हकीकत है, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पर प्रॉब्लम ये है हमारी मार्केट की, या हमारे ये बड़ी एक आई थिंक ये बड़ी ज्यादती की गई है स्टॉक मार्केट के साथ, कि हमारी मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने मार्केट को समझा ही नहीं और पहले कूदे मार्केट में, उसके बाद समझने की कोशिश की है। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए 25 साल लगा रहे हैं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में समझते हैं 1 महीने बाद आएंगे और समझते भी क्या है, 10 लाख लगाएंगे 20 लाख निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग 1.5 लाख रुपए तो 25 साल पढ़ने के बाद कमा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में कैसे 10 लाख 20 लाख बनेगा? ऐसा नहीं होता। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्लस अलोंग विद लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ये वो चीज है जो हमें नाकाम करती है स्टॉक मार्केट में। एंड दिस इज वेयर वी कम इन, दिस इज वेयर यू गाइस कम इन। आप लोग इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आगे जाके आप लोगों को इन मार्केट्स को ऊपर करना है, इन मार्केट्स को चलाना है। आप लोग कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। आप लोगों को यहाँ पे बताने का मकसद, जब मुजम्मिल ने ये ट्रेनिंग का कहा था, सो मेरा जो पहला कोर मकसद था ना, वो ये नहीं था कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखानी है, आप लोगों को इतना केपेबल करना है कि आप लोग स्टॉक मार्केट सिखा सकें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सही नहीं? डॉक्टर को सिखाया जा सकता है स्टॉक मार्केट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिखाएंगे जाके, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपना जो विजन है वो ब्रॉड करना है। आप लोग सीखने नहीं आए, सिखाने बैठे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी अब ये हमें समझ आ गया कि भाई पैसा कमाना आसान नहीं है और हर स्किल को ऑप्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एंड दैट इज द कोर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए,
स्टॉक मार्केट में क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, एंड स्टॉक मार्केट में हम लोग किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं ये हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन यहाँ पे काम करता है या किसी ने काम करते हुए देखा है। सबसे पहले तो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो किस किस बंदे ने काम किया आज तक? बेहतरीन। इसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है तो हम इससे नहीं बात करते। कोई और बंदा? बेहतरीन। आपने खुद इन्वेस्ट किया या फिर किसी? ठीक है, बेहतरीन, सही। एक इनसे हमें समझ आया टेक्निकल एनालिसिस एक टर्म है, हम उसको समझेंगे आगे जाके। कोई और बंदा इसने इन्वेस्ट किया? स्टॉक मार्केट के बारे में परसेप्शन क्या है स्टॉक मार्केट? बहुत वॉलेटाइल। बेहतरीन। टेक्निकल एनालिसिस जो उन्होंने बात की है ना, जो वॉलेटाइल आपने बात की है, टेक्निकल एनालिसिस में उसी जो वॉलेटाइल मार्केट है ना उसी से गेन निकालते हैं। ठीक है ना, फ्लक्चुएशन पे खेलते हैं। सही है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस है, यही आपने वॉलेटाइल वाली बात की। इसके अलावा कोई बंदा स्टॉक मार्केट के बारे में क्या परसेप्शन है? जब तक आप बोलेंगे नहीं ना कोई फायदा नहीं है, घबराए नहीं। बहुत रिस्की है। बेहतरीन। वॉलेटाइल का मतलब रिस्की है। सही है। कोई और बंदा? हाँ, बेहतरीन बेहतरीन, छा गए। सही। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। तो स्टॉक मार्केट, ठीक है, हम जितने भी हमें आंसर्स मिले उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है एंड स्टॉक मार्केट रिस्की है। ये दो चीजें बहुत लोग सुनते हैं, आई थिंक ये सबको पता होता है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट फॉर्म क्यों, ये स्टॉक मार्केट का प्राइमरी मकसद क्या है। ये हम हमेशा बात करते हैं मुजम्मिल और मैं कि देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना उसमें बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं। जिसने इसने स्टार्ट ये किया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे शेयर्स नहीं बिकते, वहां पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बिकती हैं कि बिजनेसेस बिकते हैं आके। सही है ना। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बिजनेसेस अगर बिक रहे हैं तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? कोई बंदा भी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहे? कमाने के लिए। बेहतरीन। एक एक करके जवाब दें, यहाँ से भी देना चाह रहे हैं। प्रॉफिट के लिए। बेहतरीन। प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं, सिंपल रखते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर हम बीइंग एन इन्वेस्टर किसी बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हम क्यों पार्ट बनना चाहेंगे? क्योंकि वो बिजनेस हमें अच्छा लगता है, वो बिजनेस हमें प्रॉफिटेबल लगता है और हमें लगता है कि फ्यूचर में वो बिजनेस ग्रो करेगा। सही है ना, बड़ा सिंपल हो गया। अब हमें करना क्या है बीइंग अ गुड इन्वेस्टर की? यहीं पे आंसर मिल गया आपको। आपको अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं, क्या एक अच्छा बिजनेस आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई ये सोच रहे हैं ना कि पुराने लोगों ने बहुत कमा लिया और AKD, आरिफ हबीब, जहांगीर सिद्दीकी जो पायनियर है इस मार्केट के, उन्होंने बहुत कमा लिया क्योंकि उस वक्त बिजनेसेस बड़े बड़े मतलब छोटे थे या बिजनेसेस बड़े ग्रो किए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। कमाल की बात यह है कि हम जिस इकोसिस्टम में ना वो हर वक्त चेंज हो रहा होता है। टेक आगे जाके हर चीज को रिप्लेस कर देगा। तो क्या नई टेक कंपनीज आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? क्या जो पूरा का पूरा ऑयल मार्केटिंग का सेटअप है, PSO हो गया, शेल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएंगी, ये पूरा पुराना सेटअप चेंज हो जाएगा। तो क्या आप नए उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते? करीम, उबर, राइड हेलिंग कंपनीज, इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मिथ है कि पुराने लोगों ने बहुत कमा लिया और आने वाले लोग कमा नहीं सकते। कंपनीज नहीं आती जाती हैं, बिजनेसेस नहीं आते जाते हैं, रेवोल्यूशन आता जाते हैं और चीजें चेंज होती रहती हैं। तो देयर ऑलवेज विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइस टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस। ठीक है ना, नए बिजनेसेस आते रहेंगे। सही है। स्टॉक मार्केट को लोग जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे इन्होंने बात की, वॉलेटाइल मार्केट होके समझते हैं। बिजनेस तो पीछे स्टेबल है ना, बिजनेस थोड़ी वॉलेटाइल है, बिजनेस स्टेबल चल रहा है, मार्केट वॉलेटाइल है। मार्केट पे फोकस नहीं करो, बिजनेस पे फोकस करो, कमाना स्टार्ट कर दोगे। जब तक मार्केट पे फोकस करोगे नहीं कमा पाओगे, बिजनेस पे फोकस करना है आपने। स्टॉक मार्केट इज नॉट द गेम ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इन अ गुड बिजनेस। आपको नया बिजनेस ढूंढना है और नए बिजनेस में पैसा लगाना है, ये सिंपल बात है। मुजम्मिल ने प्लीज। बेहतरीन। मुजम्मिल ने इसको बिल्कुल एड्रेस किया था। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का हो रहा है, कितना रिटर्न बना? 100% का। 5 साल का बच्चा 6 साल का हो रहा है, कितना रिटर्न बना? 20%। सही है ना। यूनिलीवर एक जाइंट है, वो बढ़ गया है, वो बहुत ऊपर है। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिलीवर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए यूनिलीवर में इन्वेस्ट। सही है, यूनिलीवर 1 साल में 15% की ग्रोथ दे देगा। सही है, आप एक नई मोबाइल की कंपनी खोलो, आपके 100 क्लाइंट हैं। सही है, 1 साल बाद आपके कितने क्लाइंट बढ़ेंगे?
15 क्लाइंट बढ़ जाएंगे, 20 क्लाइंट बढ़ जाएंगे, 25 क्लाइंट बढ़ जाएंगे, ये रियल ग्रोथ है। सही, मोबाइल महंगा हो रहा है इज नॉट रियल ग्रोथ। 15 क्लाइंट बढ़ रहे हैं आपकी रियल ग्रोथ है। सही है, यूनिलीवर की जो रियल ग्रोथ है ना वो 15-20% तो पॉसिबल है, बट ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा यूनिलीवर एक साल में 200% ग्रो कर जाए। सही है, जो नई बिजनेसेस आती है ना, इनोवेशन जब होती है तो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां पर आप एक बड़े रिटर्न्स को, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे होते हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में बड़ा रिटर्न बन सकता है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे यही बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सीलेंट क्वेश्चन वाकई। सो बेसिकली देखो, जो इसने सबसे पहले बात की थी ना, ज्यादा रिटर्न कमाने में ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, कम रिटर्न कमाने कम रिस्क लो। जो भी बंदा रिस्क अवर्स होता है ना, जैसे मेरे अब्बा हैं, वो बेसिकली यूनिलीवर में ही पैसा लगाएंगे, वो एंग्रो में पैसा लगाएंगे, लकी में पैसा लगाएंगे। सही है, हम लोगों को थोड़ा होता है कि हम कोई और कंपनी ढूंढ के पैसा लगाएं, क्योंकि हमें ज्यादा कमाने का शौक है इस वक्त। सही है, वो इस फेज से गुजर चुके हैं। घर जाने के लिए कौन कौन ट्रक को ऑप्ट करेगा, कितने लोग बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करोगे क्यों, तुम्हारे रास्ते को जल्दी कवर करके तुम्हें पहुंचा देगी। लेकिन अगर जो बड़ी कंपनी होती है ना, दैट कंपनी इज इन अ बल्की स्टेट, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, आज 236 अरब पे 240 अरब पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही है, ये कितने जल्दी 500 अरब की हो जाएगी। नॉट सो क्विक। मेरे पैसे 100% ग्रोथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता होंगे, तो ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है कि वो ट्रक की स्पीड में चलना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रक में एक्सीडेंट का चांस सबसे कम है, आपको कुछ नहीं होगा। ट्रक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके पलटता है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में बिना फौरन घूम जाती है, 660 फौरन घूम जाती है। उनको इसी तरीके से कंपनीज के केस में होता है, बगैर पढ़े अगर एक ग्रोथ इंडस्ट्री बिजनेस समझ के आपने वैसे बता दिए, और शेखवाल आलूबा 95 के 10, तो अब्बा की कबूल नहीं करेंगे और अब्बा के फादर की फैमिली की कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, बिजनेस का अंदाजा लगा लिया और उसकी ग्रोथ भी पकड़ लिया, तो सिस्टम लिमिटेड की तरह 120 रुपए का स्टॉक 700 रुपए तक पहुंचा है। मिसाल में 10 रुपए का स्टॉक तुमने आज 200 रुपए पे पहुंचा है, 130 पे पहुंचा है। Always depending on the bulky structure of the company is having. Unilever Pakistan Foods का स्टॉक इसको 21,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अभी मुझसे किसी ने आप पूछा सर मैं कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करूं, अभी उसके तो मिनिमम 10,000 यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का स्टॉक बेच सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डेप्यूटी में घुस जाए। कंपनी है, उसके पीछे बहुत सारे दास्ताने हैं, उन्होंने नाम दिए, वो जानते होंगे वो क्या रॉकेट है क्या चीज है। लेकिन भारत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप इस तरफ चले जाए। तो वो आपको समझाने वाली बात है कि जो मोस्ट ग्रोथ के स्टेज पे पहुंच के मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वहां पे अपसाइड का आगे बढ़ने का इतना ज्यादा मोमेंटम मिला। कितने लोगों ने क्रिप्टो में काम किए, क्रिप्टो में ज्यादा लोग होंगे। शिबा इनू का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना हो, क्योंकि वो इतना छोटा कॉइन है कि लोग कहते हैं यार अगर ये आधे डॉलर का भी हो गया तो हमारे घर हो जाएंगे 4, आधे डॉलर का भी। लेकिन बीटीसी में लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी स्टैंड्स एट $40,000। 40,000 से 80,000 पे जाएगा तो 100% के लिए 80,000 तक जाएगा। लेकिन अगर शिबा इनू थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो 20-25% के लिए। So, मुझे एक बात बताइए आप लोग, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट मुजम्मिल ने बेसिकली बताया। एक देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जब जॉब पे जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, अब 1 साल पूरा हुआ, तो आप 1 साल के बाद अपने बॉस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इंक्रीमेंट। बेहतरीन इंक्रीमेंट। प्रमोशन नहीं भी हुआ ना अगर, तो आप इंक्रीमेंट जरूर एक्सपेक्ट करोगे। इंक्रीमेंट क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है ये कोई बता सकता है? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ना। जो मैं जिस जमाने का हूँ, खैर इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन जब 15 रुपए की पेप्सी थी वो आज 40 रुपए की हो गई है। जो 15 रुपए का हम रोल खाया करते थे वो 100 रुपए का हो गया। सो पॉइंट ये है कि ये 10-10% बेसिकली ग्रो किया है ना, 10-12% इन्फ्लेशन या महंगाई होती रही है। इंक्रीमेंट से हम लोग इन्फ्लेशन को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आने वाली इनकम पे, लेकिन जो हमने असासे बना दिए क्या उस पे हम लोग इन्फ्लेशन के लिए कुछ कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, वो पैसा वहीं पार्क हुआ हुआ है, वो पैसा वहीं पड़ा हुआ है, उस पैसे को भी तो ग्रो करना है ना, तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो किया जाता है। सही है। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछता हूं, कितना रिटर्न 1 साल में होना चाहिए? एक अच्छा रिटर्न कितना? एक करके 80%, 18%, बेहतरीन, और 15-20% बेहतरीन।
पूछूंगा कितना रिटर्न कितना बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्फ्लेशन को, ज़कात को, बेसिकली आपके टैक्स को। और कोई सवाल? और कोई? 22%, बेहतरीन। अब देखिए, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में जब लोग आते हैं ना, तो एक हफ्ते या एक महीने में 100% की एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। सबसे पहले लोग वो फंसते हैं, क्योंकि जब आप इतना रिस्क लेना चाह रहे होते हैं ना, इतने रिटर्न बनाने के लिए, तो आप लेवरेज भी करेंगे, आप बेसिकली फाइनेंसिंग भी लेंगे, आप इस तरह की चीजों को ऑप्ट करते हैं, आप इतना ट्रेड करते हैं कि वो 100% के बजाय आपका कैपिटल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमें दूर करना है, कि यार एक रियलिस्टिक रिटर्न जो है ना, वो 100% नहीं है। बन जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक रियलिस्टिक रिटर्न इज 20-25% इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड रिटर्न। सही है। अब इसमें हमें एक और चीज समझनी है, जो मैं अक्सर भी कह रहा था, यार यूनिलीवर फूड्स एक साल में कितना ग्रो कर सकता है? कोई बंदा ये बताना चाहे? 10%, 20%। एक अच्छा बिजनेस की जो रियल ग्रोथ होती है ना, वो 10-15% ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। हम स्टॉक मार्केट में 150% किस खुशी में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? हो ही नहीं सकता ना। जो चीज वहां पे लिस्टेड है, वो चीज जब पोटेंशियली 15-20% साल की रखती है, तो हम लोग 100% या 200% क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सही है। यहाँ पर एक सिंपल एक सवाल करते हैं। एक कंपनी है, अगर हमने इन्वेस्ट करते हैं, और मैं आपको एक और बता दूं, 20-25% ग्रो करने वाला बिजनेस पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस उठाए ना, वो रियल ग्रोथ में 15-20% ग्रो कर जाएगा। तो पहले तो एक सिंपल बात है कि 15-20% का बिजनेस पकड़ना कोई मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल है 30-35% वाला बिजनेस पकड़ना। 15-20 का तो पकड़ ही लोगे, वो तो मसला ही नहीं है कोई। ठीक है। अब एक सवाल, हम लोग एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर एक कंपनी, या एक आपने पैसा लगाया आज, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, अगर 26% से ग्रो करती है, तो एक साल में वो 26% से ग्रो किया, अगले साल आप 26% को मिला लें, लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लाख रुपए को 26% से ग्रो करें 1,26,000 रुपए को। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, किसके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर को लाए हुए? 1,26,000 को 26% से ग्रो करें, कैलकुलेटर है आपके पास? 158 को 26% से ग्रो करो, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कितनी देर में हुए? 3 साल में। 26% रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। स्टॉक मार्केट ने आप 2000 से लगाओ ना, 14% तो वैसी रिटर्न दी है। मतलब अगर आप पैसा लगा के केसी 100 में भूल जाते हैं ना, आपने कुछ भी नहीं किया होता, कोई बिजनेस नहीं पकड़ा होता, सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के भूल गए होते, तो 14% तो उसने रिटर्न दे दिया। तो आपने कुछ तो करोगे ना बिजनेस को ढूंढने के लिए, तो 26% का बिजनेस ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। 3 सालों में पैसा डबल हुआ आपका। सही है। अब 2 लाख रुपए को हम 3 साल में डबल करते हैं, कितना हुआ? 4 लाख रुपए। कितने सालों में हुआ? 6 सालों में हुआ। ठीक है ना। दोबारा डबल करो 3 साल में, कितना हुआ? 6 लाख रुपए ना, 12 हो गए। कितने सालों में हुआ? ठीक है ना। 1 लाख रुपए था हमारा, इसको हम सिंपल करते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए हुआ, थोड़ा सा वो आ गया। 2 लाख रुपए को डबल करो ना बेसिकली 3 साल में। 4 लाख कितने सालों में हुआ? 6 साल में 4 लाख रुपए हुआ, सिंपल। ठीक है ना। 6 साल में 4 लाख रुपए हुआ। 9 साल में कितना हुआ? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए को जरा 26% से मल्टीप्लाई करे कोई? नहीं, 26% से मल्टीप्लाई करके 10 साल पे जाते हैं। 10 साल के कितना हुआ? 9,08,000 रुपए। इसको जरा मल्टीप्लाई करो 26% से। 8 लाख रुपए को, एक सेकंड में हम लोग कर देता हूँ, 8 लाख रुपए को मैंने 26% से ग्रो किया, तो ये हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है ना। लाख रुपए 10 लाख रुपए कितनी देर में हुए? 10 साल में। सिंपल हो गया। 10 साल में लाख रुपए 10 गुना हो गए। हमने सिर्फ 26% से ग्रो किया। अब अगर इसी 10 लाख को मैं 10 साल में 10 गुना करूं, तो कितना हो जाएगा? 20 साल में 1 करोड़ रुपए। 20 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा लाख रुपए। 30 साल में कितना हुआ? 10 करोड़ रुपए। आप यकीन करें, 10 करोड़ रुपए अगर आप अमेरिका भी चले जाए ना आज, तो वो ज्यादा है। ये आपने लाख रुपए को किया है। सही है। वॉरेन बफे इसलिए दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर नहीं है क्योंकि उसने बहुत ही स्मार्ट है। वो बहुत लोग स्मार्ट होंगे दुनिया में, प्रोबेबली यहाँ पे कोई बैठा होगा जो ज्यादा स्मार्ट होगा। वो इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया क्योंकि उसने 14 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की थी। 14 साल पे कंपाउंड तो करो आप, आपका कैलकुलेटर थक जाएगा कर करके कि भाई क्या करवा रहे हैं मुझसे, इतना नहीं काम करवा। तो 14 साल में दुनिया में मशहूर हुआ है 150th बर्थडे। 50 साल की एज से पहले तो वॉरेन बफेट को वैसे ही लोग नहीं जानते थे उतना ज्यादा।
मशहूर हुआ when he was 50 years old, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट करता हुआ चला और फिर कहीं जाकर उसने बर्कशायर हैथवे की फाउंडेशन रखी, कंपनी बनाई, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए, उसको आज 22% के क्रिकेट से वो ग्रो करता चला जा रहा है, ग्रो रेट से तो ग्रो करता चला जा रहा है। ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे इन्फ्लेशन महज 1.5 से 2.5%, ये जो 15-16% का रिजल्ट है बता रहे हैं कि देश में एमपीटी दिया कुछ भी ना तो मिल जाएगा, तो इतना आसान इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन कितनी है पाकिस्तान में? 8 से 10%, 10% इज एवरेज इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 2% के आसपास। प्रोडक्टिविटी रेशियो कितना है हमारा? 3-3.5% के आसपास। 5% की जीडीपी ग्रोथ है, 10% की इन्फ्लेशन ग्रोथ है। 10 रुपए से प्राइस बढ़ जाती है, 5 रुपए से पॉपुलेशन बढ़ जाता है, 15 रुपए का गेन है। सिंपल ऐसा है। और इतनी सिंपल चीज के बावजूद भी बैंक वाला आपको 4% का रिटर्न देता है, तो आप बोलते हैं निशान घाटो सुठो है। So basically वॉरेन बफे जो है वो 14 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया उसने, सही है। अब देखिए हम में और उसमें क्या फर्क है, हमें ये फर्क है कि हम लोग जाके जो स्टार्ट करते हैं कि एवरेज जो पाकिस्तानी स्टार्ट करता है वो 30 साल के आगे जाके स्टार्ट करता है, ठीक है। 15 साल तो उसको सीखने में लग जाता है, 45 का हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का फायदा ही तब होता है, वो कंपाउंडिंग से बेसिकली होते हैं। अर्लीस्ट यू स्टार्ट, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो इन्वेस्टमेंट आपको बेसिकली रीप करके देता है, क्योंकि पैसा ग्रो करता है, सही है। तो यहाँ पर भी आप लोग लेट हो गए वैसे, लेकिन जो आप लोग के छोटे भाई हैं या जो आने वाले हैं या अभी भी बेसिकली स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जितना आप लेट होते जाएंगे ना उतना आपका पैसा वैल्यू लूज करता जाएगा और आपकी स्किल्स भी वक्त लूज करती जाएंगी। सो राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। ये ना सोचिएगा कि फर्म में जाएंगे तब करेंगे, सीख जाएंगे तब करेंगे, या आगे कमाने लगेंगे तब करेंगे। कुछ सीखना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को जितनी नॉलेज है उतनी बहुत है। स्टॉक मार्केट आप यूट्यूब पे लिखो, 1000 लोग सिखा रहे हैं बैठ के, सीखना स्टार्ट करो, आपको 1000 बुक्स मिल जाएंगी। और बुक्स पढ़ना सबको आता है मेरे ख्याल से, सिर्फ वक्त लगाना होता है, सही है। 25 साल सीए के लिए लगा रहे हो, 1.5 लाख रुपए के लिए, इसके लिए भी लगा दो, ये भी पैसा बना के दे देगा आप लोगों को, सही है। बात ये है कि वेल होनी चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए, स्किल्स का दौर है। इकोनॉमी, जब तक आप इकोनॉमी को नहीं समझोगे आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। अगर आप एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हो, बोर्ड के रूम में बैठे हुए हो, डायरेक्टर पूछते हैं ऑयल क्यों बढ़ रहा है और आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं क्या बोलूं उसको, ऑयल क्यों बढ़ रहा है, तो वैसे भी एक ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, सही है। अभी से सीखो। मेरे पास, हम लोग के पास इंटर्न आया था एंड वो ये बेसिकली क्लास का ही बच्चा था, मैंने उससे अच्छा इंटर्न या उससे अच्छा स्टूडेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसको इकोनॉमी के बारे में पता था, क्यों? क्योंकि उसका क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था। जब उसका इंटरेस्ट था तो नेचुरली वो समझना स्टार्ट हो गया था, चीजें सीखना स्टार्ट हो गया था, तो नेचुरली आपको फिर समझ आना स्टार्ट होता है कि यार किस तरीके से चल रही है चीजें। तो आज हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को डिस्कस करते हैं और स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो है ना, नॉर्मली देखिए हमने स्टॉक मार्केट में बताया है कि स्टॉक मार्केट में बिजनेसेस हैं, सही है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। सो स्टॉक मार्केट क्या करती है? स्टॉक मार्केट बेसिकली 4 फेजेस में ऑपरेट करती है, ठीक है। 4 फेजेस क्या है मार्केट के? फेजेस ये है कि सबसे पहले एक्यूमुलेशन होती है। सर एक्यूमुलेशन क्या होता है? यार एक्यूमुलेशन ये होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी प्लेयर, कोई भी फंड, ठीक है, जब एक स्टॉक को खरीद रहा होता है ना तो वो एक साथ नहीं खरीदता, वो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह बेवकूफ नहीं होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खरीदता है। सर क्यों आहिस्ता आहिस्ता खरीदता है? वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खरीदता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि ये स्टॉक थोड़ा और नीचे मिल सकता है, मुझे थोड़ा और नीचे मिल सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खरीदता है। तो उससे एक एक्यूमुलेशन फेज क्रिएट होता है। सर एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? वॉलेटाइल की बात की थी ना आपने, मार्केट वॉलेटाइल इसलिए होती है क्योंकि वो प्लेयर या वो फंड आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहे हैं, तो मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज फॉर्म करती है। सर एक्यूमुलेशन फेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, एक्यूमुलेशन फेज ही दिखाने आए हैं आपको, दिखा रहे थे। अच्छा, कैंडलस्टिक्स के बारे में कितनों को आइडिया और क्या आइडिया है, तो बता सकता है? कैंडलस्टिक्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ये जो बेसिकली ढांचा है इसके बारे में कितनों को पता है? सर हमें तो सिर्फ कैंडल लाइट डिनर का पता है। मैं आप लोगों को समझाया हूं। देखिए ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये पूरा फेज, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए जो कैंडलस्टिक्स है ना, ये एक ब्रिलियंट पैटर्न है, ये जापानीज यूज करते थे पहले, फिर गोरों को समझ आया कि जापान हमसे आगे क्यों है,
या वो क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो दोनों ने बेसिकली इसको अडॉप्ट किया, हम लोग सबसे बाद में आए और हमने बोला ठीक है उन्होंने हमें सिखा दिया तो हम ये सीख लेते हैं, सिंपल। जापानीज जो है इस टेक्निक के थ्रू चावल को प्रोटेक्ट किया करते थे कि चावल की अगली मूव क्या होगी, राइस की बेसिकली, सही है। तो यूएस या लेट्स से बाद में उन्होंने अडॉप्ट किया इस टेक्निक को, और ये जो टेक्निक है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। आप लोगों में से किसी ने भी, ये कंपनी है जीजीएल गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, आप लोगों में से किसी ने भी शायद इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप लोगों को इसके पूरे 1.5 साल की स्टोरी पता चल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं इस चार्ट के बगैर आपको स्टोरी समझाता तो शायद आप लोगों को ना समझ आता, बट दिस टेक्निक इज सो ब्यूटीफुल कि आप लोग सिर्फ एक ग्लांस में इस पूरे जीजीएल की 1.5 साल की मूवमेंट को समझ जाएंगे, सही है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की हद तक सिर्फ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बेसिकली जीजीएल स्टैंड कर रहा है, डेट इज 16 मार्च 2020, 16 मार्च 2020 को जीजीएल था बेसिकली 8 रुपए पे। प्राइस कहां पर है सर, ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली इसकी प्राइस चल रही है, नीचे इसकी डेट चल रही है, सही है। 8 रुपए का स्टॉक जीजीएल का 18 रुपए तक रहा फरवरी 2021 तक। ये पूरा फीस है, ये फीस कितनी देर का, 1 साल का, मतलब 1 साल एक स्टॉक 8 रुपए से 16 रुपए के बीच में रहा। ये फेज जो है ना इसका, जहां पर एक नैरो रेंज में स्टॉक बहुत टाइम तक रहा है, इसको हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, सही है। एक प्लेयर एक स्टॉक जब हम देख रहे हैं, इसको जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चार्ट्स पे, तो हमें इसका सेंटिमेंट नॉर्मल लग रहा है, और हमें ये लग रहा है कि या तो ये कोई बंदा बेसिकली ना एक्यूमुलेट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आराम से कोई काम कर रहा है, इसमें कोई इसमें ट्रेंडिंग मूव या कोई मूव नहीं बन रही, सही है। अब हम आगे चलते हैं। फरवरी 2021 के बाद जाके अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने एकदम से मूव बनाई, एंड ये मूव आप देखें गई है तकरीबन 50 रुपए तक, एंड ये गई है जून 2022 तक। सो बेसिकली ये जो कहानी है ना, ये कहानी बेहतरीन है। 3 महीने में ये स्टॉक 18 रुपए से 50 रुपए तक गया, सही है। 18 रुपए से 50 रुपए का मतलब है कि ये ट्रेंडिंग मूव थी, एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट लगा और एक स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो 50 रुपए की मूव है, इसको हम ट्रेंडिंग मूव कहते हैं या एडवांसिंग मूव कहते हैं, सही है। एडवांसिंग मूव का क्या मतलब है, एडवांसिंग मूव का मतलब है कि एक्यूमुलेशन, जहां पे एक्यूमुलेट हो रहा था स्टॉक या जहां पे स्टॉक जमा हो रहा था, वो फेज खत्म हुआ, एंड वो फेज खत्म होने के बाद स्टॉक ने एक एडवांसिंग फेज बनाया, सही है। एडवांसिंग फेज बनाने के बाद ये वाला स्टॉक, ये वाला जो है फेज, दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है सर, जिसने इतना खरीदा यहाँ पे वो कहीं तो बेचेगा ना लोगों को, तो यहाँ पे जाके आप जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो यहाँ पर पहना के प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं हम। सर ये लंबा क्यों बना है, ये लंबा इसलिए बना है क्योंकि वो एक दिन सारा का सारा अपना स्टॉक्स को ऑफलोड नहीं कर सकते, उनको टाइम चाहिए ऑफलोड करने के लिए। तो स्टॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये वेव्स बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली वो चीज बिकती है। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर है ना, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन शेयर खरीदे हुए इसके, ठीक है, मैं यहाँ पर जाके जब 1 मिलियन शेयर बेचना स्टार्ट करूंगा ना एकदम से, तो वो इतनी सेलिंग आ जाएगी कि लोगों को समझ आ जाएगा कुछ मसला हो गया यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत स्मार्टली बेचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बेचते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फीस क्रिएट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फीस कभी भी अब्रप्ट नहीं होता, एक दिन में नहीं बनता। कभी भी आप टॉप को देखो, टॉप नीचे आता है, गारंटी देता हूँ दोबारा टॉप जाके लगता है, वहां पे जाके लगेगा। आप कोई भी स्टॉक उठा लो उसके करीब जरूर जाता है, ठीक है ना। चलो माना 52 भी नहीं गया होगा लेकिन करीब आया, कोई भी स्टॉक उठाओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन फीस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है ये स्टॉक का ना टॉप ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा कि कोई इसको इंटेंसली बेच रहा है, सही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फीस क्रिएट हो। जैसे ही प्लेयर्स निकल गए यहाँ से, फंड मैनेजर्स निकल गए, ये लास्ट फेज होता है डिक्लाइनिंग फेज। नहीं, सो बेसिकली यहाँ पे कैच है, ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है ना आपको, ये बेसिकली हम इस स्टॉक को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस एक्शन मूवमेंट के थ्रू क्या हुआ है, सही है। इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी, फंडामेंटल रीजन होगा, कंपनी की वैल्यूएशन होगी, कोई ना कोई चीज होगी, सही है ना। तो उस चीज की वजह से स्टॉक में रैली हुई थी, वो चीज खत्म हो गई तो स्टॉक फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, सही है। ये स्टॉक 14 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 52 रुपए पे गया, दोबारा 14 रुपए पे आ गया, सही है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि दोबारा इस तरीके से एक्यूमुलेट होगा, फिर दोबारा रैली बनेगी। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें बड़ा सिंपल कर देता हूं,
हमें इस तरह के एडवांसिंग फेजेस को पकड़ना होता है या एक्यूमुलेशन फेजेस को पकड़ना होता है। दुनिया में 200 मार्केट्स हैं, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, हर जगह यही कहानी है। एक आपको सिर्फ ये काम करना है कि आपको पूरी दुनिया की मार्केट्स के चार्ट्स खोलने, और इन पूरी दुनिया की मार्केट के चार्ट्स में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है दुनिया में, कौन सी ऐसी मार्केट है दुनिया में, कौन सी ऐसी करेंसी है दुनिया में, कौन सा ऐसा क्रिप्टो का कॉइन है, कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी कमोडिटी है, गोल्ड है, ऑयल है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस तरह के ट्रेंडिंग मूव में है, और उस ट्रेंडिंग मूव में आपको पैसे लगाने हैं और पैसे लगा के रिटर्न बना के बाहर आना है। ये हम लोग को करना होता है। सही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है यहाँ पे, ठीक है, ऑयल जाके देखो बढ़ रहा है, क्या आप ऑयल में पैसे नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे, सही है ना? नहीं लगाया, किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, किसी और का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट गिर रही है, ऑयल बढ़ रहा है, किसी को पता है गोल्ड क्या चल रहा है अभी? कितना? 21 क्या? एक चीज, सही, मतलब डॉलर में पता है किसी को कि फ्यूचर कितने में चल रहा है? 1915 में चल रहा है इस वक्त, सही है, $1915, $1915 का, ये $1930 के फ्यूचर चल रहा है। ये भी कहते हैं 2100 पे स्टॉक मार्केट गिर रही थी, गोल्ड 2100 चला गया था। क्रूड ऑयल पता है कितने का चल रहा है? ब्रेंट, बेहतरीन, किसने बोला ये? छा गया तो मन, कितने में चल रही है? 130 पे, 130 में था पहले हो गया, लेकिन ये 130 का टॉप लिया था, ठीक है। अभी चल रही है 110 के करीब, सही है। तो क्रूड ऑयल बढ़ा था, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते थे? कर सकते थे यार, फ्यूचर से, पीएमई से दुनिया देखो जाके, बहुत चीजें हम कहीं भी घुस सकते हैं, सही है। टेस्ला ने रैली की थी, बहुत लोगों ने सुना होगा शायद, टेस्ला कंपनी का पता है? एक खतरनाक रैली की थी उसने और हम सब सोते रह गए, सही है। पैसे लगा सकते थे, लगा सकते थे, सही है। सो बेसिकली इस तरह की मूव पकड़नी है हमें, दैट शिट, हमें और कुछ नहीं करना, सही है। जो भी मोमेंटम में ये चीज, जो भी मार्केट उसमें है, जो भी हमें लगता है कि ट्रेंडिंग मूव बना रही है या एक्यूमुलेशन फेज में है, अगर आप कोई ऐसा फेज आइडेंटिफाई कर लो ना, ऐसे फेज का क्या मतलब है, एक चीज बहुत गिरी हुई है और नीचे एक्यूमुलेट हो रही है, आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो। आप बोलो यार ये एक्यूमुलेशन हो रही है, जैसे इसका ब्रेकआउट लगेगा ना और कोई ट्रेंडिंग मूव बनाना स्टार्ट करेगा, हम पैसा लगा देंगे, सही है ना? मींस कि अपना पैटर्न ब्रेक करेगा। ये देखो इसका पैटर्न साइडवेज है, ये स्ट्रेट आ रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। जहां इसका पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, मतलब अभी ठीक ठाक एक्यूमुलेट हो चुका है, अब इसकी रैली थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट है। हम ये देखते हैं जहां पे पहले ये शॉर्ट है, मेरी शॉर्ट टर्म में भी समझ आएगा, सही है ना? सो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म है ना, बेसिकली, हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में भी समझ आता है। देखो हर पैटर्न ना, शॉर्ट टर्म के भी पैटर्न होते हैं, लॉन्ग टर्म के भी पैटर्न होते हैं, सही है। मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म का पैटर्न भी दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इसको सिर्फ इस तरह से देखें ना इसको, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म आ गया, ठीक है। तुम्हें ये क्या फेज लग रहा है? डिसेंडिंग चैनल लग रहा है ये, ठीक है ना? ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म का चैनल है, शॉर्ट टर्म के चैनल में भी डिसेंडिंग जा रहा है, नीचे जा रहा है, नजर तो आ रहा है हमें, ठीक है ना? तो हम इसी से शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी पिक करते हैं, ठीक है ना? इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड एक पैटर्न क्या चल रहा है, हमें वो भी समझ आ जाता है इससे, सही है। मतलब ये पूरी दुनिया है, आप इसमें ये ना समझो कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में देख सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड यहीं से निकलती हैं, पूरी दुनिया में यहीं से शॉर्ट टर्म ट्रेड निकाली जाती है, सही है। उतनी डिटेल में शायद हम अभी नहीं जा पाएंगे कि कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई की जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। किस तरह? यार बहुत सारी बुक्स हैं, हमारा अपना भी बेसिकली स्क्रीन, अच्छा। अब ऐसे कितने लोग इससे इंटरेस्ट क्रिएट करके इसको सीखना चाहते हैं? सिंपल प्रोसेस है, वन स्टेप, YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जाके चैनल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप वेदिक क्लासेस के चैनल पर आए, प्लेलिस्ट को क्लिक करो, प्लेलिस्ट को देखो, दो कोर्सेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है बिजनेस फनल फॉर ट्रेडर्स, ठीक है, दूसरा आ रहा है बिजनेस फनल फॉर बिगनर्स। अगर आप में से किसी का अकाउंट नहीं है और वो सीखना चाह रहा है कि बेसिक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है इन डिटेल, यहाँ पे 13 लेक्चर्स पढ़े हुए, 6-7 फंडामेंटल के, 6-7 टेक्निकल के। थोड़ी सी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लो अमाउंट। अब एक अच्छी ट्रेडर बनना चाह रहे हो, दूसरा कोर्स यहाँ पर मत, किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाह रहे हो, बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन मॉडल, टेक्निकल एनालिसिस पे शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है वो देखना चाह रहे हो, हब ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है।
इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। Investors panel is basically a program जो हमारे पास जब स्टार्ट हुआ था फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। बहुत लोगों को अपना पैसा इस मार्केट में डुबाते हुए देखा और चंद ट्रेडर्स को उसको कंट्रोल करके देखा। ये कोई तरीका होना चाहिए कि हम लोगों को बता सकें कि भाई ये फिजिकल एलिजिबल किए जा सकते हैं, या पैसे संभाले जा सकते हैं, काम किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था बैक इन अक्टूबर, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट किया है नवंबर दिसंबर के आसपास। ये दोनों यहाँ पे मिले दो प्रोग्राम करके मुझे इस बात का आइडिया हो गया कि पीपल आर more interested towards recorded वाले lectures rather than live lectures। क्योंकि वहाँ पे आना पड़ता है, Zoom में ज्वाइन करना पड़ता है, सारा कुछ जो टाइम निकालना पड़ता है। मैंने स्टूडेंट से पूछा, असल मेरी क्लास में थी 6 बजे ना, 8 बजे क्लास ऑफ हुई, उसके 10 बजे मैसेज आया कि सर रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम लेक्चर नहीं देख रहे थे तो 6 बजे क्लास में आ जाते। सर आपको 2x नहीं कर सकता ना, 2 घंटे का लेक्चर में 1 घंटे में निपटा देता हूँ। अरे आपके साथ बैठूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे को तो बतिया 1 घंटे में कौन सा ऐसा काम कर लेगा सिवाय इसको लेक्चर क्लास को कंफर्टेबल है नहीं है। हमारे लिए 15 घंटा अपलोड करना, अपनी क्लास को अपलोड करना शुरू कर दिया। और ये अपलोड हो, इससे आपने देखनी हो सवाल करके ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए किसी क्या कौन सा एनालिसिस आ रहा है यार देखो, बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना किसी कंपनी में, ठीक है ना, और आपको एक अच्छा बिजनेस मिल गया है, सही है, आप सिंपल काम करो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, एक कंपनी को समझो, उसका मॉडल समझो, बिजनेस समझो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर ग्रोथ। अगर आपको उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में फ्यूचर ग्रोथ नजर आ रही है ना, आपको ये नहीं लग रहा कि यार ये मसला होने वाला है इस सेक्टर में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बड़ा सुना होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं लोग, ठीक है। जब रिन्यूएबल एनर्जी पे हम चले जाएंगे तो क्या ऑयल का मसला होगा? ऑयल को मसला होगा ना, क्योंकि हम बेसिकली शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, सही है। आपने डिजिटल बैंकिंग का सुना होगा, तो क्या कन्वेंशनल बैंकिंग को प्रॉब्लम होगा? हो सकता है ना, बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं पकड़ लेना जिसको आगे जाके आपको लग रहा हो कि यार ये इंडस्ट्री बंद हो सकती है, या इंडस्ट्री में कोई किसी और चीज से ये इंडस्ट्री रिप्लेस हो सकती है या चेंज हो सकती है। अगर आपको ऐसी इंडस्ट्री मिल जाती है, ऐसी कंपनी मिल जाती है जो किसी अच्छी चीज पे काम कर रही है, तो आप बेसिकली आराम से पैसा लगाओ और पैसे लगा के भूल जाओ। आप उसको बस एक मतलब आप उसको वीकली या बेसिकली मंथली या मतलब पीरियोडिकली आप उसको चेक करो, और आप उसको देखते रहो कि आपने जो एनालिसिस किया था क्या उसमें कोई चीज चेंज तो नहीं हो गई है। तो आप इस तरीके से आराम से काम कर सकते हो, सही है। फंडामेंटल एनालिसिस इज ए बेटर वे टू वर्क। आराम से वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, अच्छे स्टॉक्स उठाओ, और अच्छे स्टॉक्स उठा के जो भी आप मंथली सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपने डालनी है ना, उसको वहां पे पुट करते जाओ। वो पैसा छोड़ के जिसकी नीड हो आपको, सही है ना। आप जो एक लंबे होराइजन के लिए 4-5 साल की होल्डिंग पीरियड हो आपका, अब वहां पे डालो स्टॉक मार्केट में, आप 100% ज्यादा रिटर्न कमा जाओगे, अच्छा पैसा बना जाओगे, सही है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है यार, टेक्निकल एनालिसिस में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिलती हैं, सही है। अब कुछ शौकीन लोग होते हैं जिनको पैसा शॉर्ट टर्म ट्रेड से कमाना होता है, सही है, और उनको पैटर्न समझ में आने लग जाते हैं, सही है, तो वो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी ना, स्क्रीन नहीं देखनी या पैटर्न्स नहीं देखने या मार्केट नहीं देखनी, सही है, तो आप फिर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करो, सही है। यार फ्रीक्वेंटली भी करते हो, और आप चार्ट्स देख के चलते हो ना, आप पैटर्न्स देखते हो, सही है। पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो आपको वीकली करना होगा। 2-3 दिन बाद आपको दोबारा पैटर्न देखना होगा, 4 दिन बाद दोबारा पैटर्न देखना होगा, सही है। कंपनी पढ़ ली ना, रोज कंपनी नहीं पढ़नी, सेक्टर नहीं पढ़ना, रोज इंडस्ट्री नहीं पढ़नी आपने, सही है ना। वो आपने रख के साइड पे कर दिया, महीने बाद भी पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, सही है ना। टेक्निकल एनालिसिस में हर हफ्ते करना है, हर 3 दिन बाद करने। कुछ लोगों को वो सूट करते हैं, कुछ लोगों को दूसरी चीज सूट करती है, तो कुछ भी कर सकते हो। बी इट टेक्निकल एनालिसिस, बी इट फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ तो करो, मतलब और कुछ करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सो ये बेसिकली वो है। राइट टाइम क्या होगा? जो उसको सेल करो, बेचनी। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, सही है। द पॉइंट इज कि यार जब एक स्टॉक रैली करता है ना, तो उसको हम ट्रेंडिंग मूव कहते हैं, सही है। ट्रेंडिंग मूव का जो टॉप है ना, वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, सही है। तो हम इसको किस तरह करते हैं, एक बेसिकली चार्ल्स राव की थ्योरी है। चार्ल्स राव को आप लोग पढ़िएगा जाके, वो बेसिकली फादर समझे जाके टेक्निकल एनालिसिस के। उन्होंने पहली किताब लिखी थी, और उन्होंने बेसिकली अपनी थ्योरी दी थी हायर हाइज और हायर लोज की, सही है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, बेसिकली अपवर्ड ट्रेंड।
अपवर्ड ट्रेंड में आपको पैसा फंसा के रखना है और पैसा कमाना है। जैसे ही वो स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में गया, ट्रेंड की गेम है सारी, सही है। जैसे ही वो स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में गया, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ही वो स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में गया इस तरीके से, देखो ये अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है ना। अपवर्ड ट्रेंड के बाद यहां तक शायद आपको लग रहा हो कि ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये मसला नहीं है। लेकिन जब ये यहां पे नीचे जा रहे हैं ना, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, सही है। तो आपका वाला सवाल कि हम टॉप कैसे पकड़ें, आप शायद ये वाला टॉप नहीं पकड़ पाओ, लेकिन अब यहाँ के नीचे वाली चीज पकड़ पाओगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने ये स्टॉक कुछ भी नहीं किया, आपने आप टॉप नहीं पकड़ पाए, बेसिकली टॉप पकड़ने की भी देखो तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अभी मैं सिंपल करता हूँ। देखो आप यहाँ पे अगर खुशे ना 20 रुपए पे, तो आप यहाँ तक तो पकड़ ही सकते थे ना, ठीक है ना। तो ये 20 रुपीज से 34 रुपीज तक आराम से पकड़ा जा सकता था, सिर्फ इस बात पे कि नए हाईज लगना बंद हो गए थे और ये एक लोअर हाई लगा था, ठीक है, और ये एक लोअर लो लगा था, सही है ना। पहले तो हायर हाईज लग रहे थे ना, स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये मेरा पहला लोअर हाई लगा था और उसके बाद नीचे आने के बाद ये मेरा पहला लोअर लो लगा है, सही है ना। ये मेरा लो भी मेंटेन नहीं हो रहा ना, लो भी टूटता जा रहा है, सही है ना। ये लो देख रहे हो आप यहाँ पे या यहाँ पे तो फॉर श्योर बेच सकते थे, सही है। तो एटलीस्ट 20 रुपए से 34 रुपए की रैली तो आप पकड़ ही सकते थे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था ना, तब भी आप 20 से 34 से पकड़ लेते, सही है। और अगर स्मार्ट होते तो 45 48 भी पकड़ सकते थे, लेकिन उसमें अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते, सही है ना। हाँ एक्यूमुलेशन फेज में तुम शेयर्स पकड़ना चाह रहे हो ना, तुमने यहाँ पे शेयर्स पकड़ लिए एक्यूमुलेशन फेज में 20 मार्च में, 20 मार्च 2020 पे तुम्हें 1.5 साल होल्ड करना पड़ गया। नहीं रिस्क नहीं है, टाइम पीरियड है ना, बेसिकली टाइम की भी एक एसेंस है ना तुम्हारी। एग्जैक्टली नहीं पता ना, इसलिए हम एक्यूमुलेशन फेज में बेट नहीं लेते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि एक्यूमुलेशन फेज ब्रेक होगा या नहीं होगा, सही है ना। हम बेट कब लेते हैं, जब वो एक्यूमुलेशन फेज ब्रेक हो जाते हैं, जब वो ट्रेंडिंग मूव में चला जाता है, तो हमें होता है कि अब पैसा बनेगा, जल्दी बनेगा, और हम लोगों का जो बनेगा वो कम टाइम में बनेगा, एंड श्योरिटी है कि ये ट्रेंडिंग मूव में चला गया। नहीं हर बार नहीं होता, ट्रेंडिंग मूव इतनी लंबी कंटिन्यू हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेशन फेजेस के बाद जब ब्रेकआउट लगते हैं नॉर्मली, तो 20-30% आपको बन जाता है, 20-30% का रिटर्न एक्यूमुलेशन फेज ब्रेकआउट पे मिल जाता है आपको, सही है। तो हम लोग उस 15-20% को गेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज में भी देखो काम किया जा सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन मतलब वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें ये रेंज नजर आ रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता था, सिंपल मैं 12 रुपए से 16 रुपए में प्ले कर सकता था, कि मैं 12 में ले रहा हूँ 16 में बेच रहा हूँ, 12 में ले रहा हूँ 16 में बेच रहा हूँ, दिस इज अ रेंज बेसिकली। तुम इस रेंज में भी प्ले कर सकते हो, सही है ना। सो मतलब देखो ये पूरी दुनिया है, ये समंदर है पूरा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अभी तो कुछ भी नहीं देखा ना हमने, मतलब सिर्फ ये तो बहुत बेसिक है, सही है। हम लोगों को उसमें मतलब टेक्निक्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग मतलब चीजों को वो कह रही होती हैं। सो आई मीन ये मतलब तुम लोग को थोड़ा इसको एक इंटरेस्ट से पहले पूरी अच्छी बात है, बट थोड़ा देखना पड़ेगा। सॉरी नहीं देखो, पहली बात ये इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना, इंडिकेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना, बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, और भी हैं यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसमें ना एक दिन का हाई, एक दिन का लो, एक दिन के ओपन और एक दिन का क्लोज, ये चारों चीजें आ रही होती हैं, सही है। जब ये चारों चीजें आ रही है ना, तो हमारे लिए सबसे आसान और सबसे फेवरेबल है। जब तुम लाइन चार्ट खोलते हो ना, लाइन चार्ट में तुम्हें उस दिन का ओपन क्लोज नहीं बेसिकली नहीं मिलेगा, तो सॉरी हाई लो नहीं मिलेगा, सही। तुम्हें बॉडी से ओपन क्लोज से ही चल रहा होता है, सही है। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल फीचर मिल जाता है हाई और लो का, तो इसलिए नॉर्मली कैंडलस्टिक पैटर्न यूज हो रहे होते हैं। बेहतरीन, वाह बेहतरीन हो गया ये लड़का कमा जाएगा ये लड़का कमा बेहतरीन। मैं तुम्हें बता दूं, जो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये जो तुमने अभी किया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मसला ये लोगों का, लोग ब्रोकर के पास जाते हैं पहले दिन, या मामू के पास जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, सही, उनके पास जाके पूछते हैं सर आप बता दें, हमें नहीं सीखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सही है। तो हम बता देंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज देखो
एक तुम लोग एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब एक इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क होते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, सही है। उसमें उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में या उस स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कुछ रिस्क होते हैं। जब मुजम्मिल यहाँ पे आपको बताएगा ना, ठीक है, या मैं आपको बताऊंगा या ये आपको बताएगा, ये आपको स्टॉक का नाम बता देगा, लेकिन वो फैक्टर्स नहीं बता पाएगा जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब सोचो तुम आज घर जाते हो और वो फैक्टर चेंज हो जाता है, तो मुजम्मिल तुम्हें कॉल थोड़ी करेगा। तुमने वो ये थोड़ी पूछा है कि उसमें फैक्टर्स क्या है जिसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सही है ना। वो फैक्टर्स चेंज हो गए, आप लगा के बैठे रहोगे पैसा, वो निकल जाएगा, सही है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क ही ये है कि आप लोगों को पता नहीं है ना उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपको सबसे पहले वो सीखना है, सही है ना, वो रिस्क समझने, वो रिवॉर्ड समझने। तो हम आपको नहीं बता रहे आज, इसका मतलब ये था। मैं आपको बता देता हूं। ओहो बेहतरीन, ये बॉय छा गया, मतलब सही, बेहतरीन। सो बेसिकली देखो चक्कर ये इसमें, ये जब ब्रेकआउट लगता है ना एक स्टॉक का, तो ब्रेकआउट हमें पता चल गया एक्यूमुलेशन फेज से बाहर आ गया, सही है। ब्रेकआउट हमेशा रीटेस्ट होगा आके, या जब वो अगर अपर के आप लग भी गए ना, वो अगले दिन नीचे आएगा या 2 दिन के बाद नीचे आएगा। आपने एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको पता चल गया कि मूव बनना स्टार्ट हो गई है। तो फिर बेशक उस दिन नहीं भी बाय हुआ, तो आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दोगे, लेवल्स बना के काम किया जा सकता है कि शायद ये वो ट्रेंडिंग मूव हो। समझ रहे हो बात को। तो वो देखो जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो ना, वो आप हमारे उस पर भी जाओगे ना, जब जब कोर्स भी देखोगे, तो उसमें हमने ब्रेकआउट्स को, स्टॉप लॉसेस को, रिट्रेसमेंट्स को बहुत डिटेल में जाके समझाया हुआ है। सो ये सेशन जो है ना, वो इतना डिटेल में हम जा नहीं पाएंगे कि जहाँ पे ब्रेकआउट्स की सिग्निफिकेंस, क्योंकि ब्रेकआउट में फॉल्स ब्रेकआउट्स भी होते हैं, मतलब वो बहुत, फिर आप समझो कि बहुत डिटेल्ड है ना वो चीज। तो आप वो जाके देखो। इट्स अ गुड थिंग आर यू शोइंग इंटरेस्ट, जिसे को इंटरेस्ट शो करोगे तभी सीखोगे। बक्सली का पेंट था उसका ब्रेकअप तो चले जाता लेकिन जो बक्सी पेंट है ना, उसमें 100 शेयर का काम होता था, सही है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो 100 शेयर एक ही बंदा था जो खींचता हुआ जा रहा था, सही है ना। तो वो प्योर स्पेकुलेशन थी, सही ना, उसमें ना कोई स्टोरी थी ना कुछ था, वो 450 पे खींच गया था, उसको छोड़ो। तो ऐसी मतलब वो एक बेकार बेसिकली स्टॉक था, सही है। देखो वॉल्यूम्स भी लगे ना एक स्टॉक में, लोग काम कर रही हो, पार्टिसिपेशन हो रही हो, ये ना हो कि एक बंदा या एक प्लेयर ही चला रहा है, सही ना। हमें उससे, हमें सट्टे में नहीं जाना, हमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना, हमें सही काम करना है, पैटर्न देखना है। एक अच्छा स्टॉक है, पैटर्न ब्रेक किए, हमने एंट्री लेनी है, तो हमें इस तरह काम करना है बेसिकली। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये हमारा जो अगला सेगमेंट है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, देखो ये जो आपने बात की है ना, ये हर बंदे की कहानी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी क्वेश्चन का आंसर है। मैं स्टार्ट करूं तो थोड़ा सा मैं स्लाइड देगा, जो ऊपर में रिलीज होता है ना, कि आप एंजाइटी में चले जाते हैं, आप एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, आप बोलते हैं मेरा पैसा तो डबल हो गया, वो एक फीलिंग इसके अंदर आता है। देखो आप जो बात कर रहे हो ना, आप बेसिकली इस लालच की बात कर रहे हो, इस ग्रीड की बात कर रहे हो, जहां पर आपने लेट्स से फॉल 2 में बेच दिया, लेकिन जब वो बढ़ गया ना बेसिकली, तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो है, कि यार आपको हो रहा है ये पैसा मैं अगर लगा के रखता तो मेरा और बढ़ जाता, और बढ़ जाता। ये हर बंदा फंसता है इसमें, सही है ना। और यही वो टॉप होते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, सही है। तो जो आपका सवाल है ना कि आपने घुसना है दोबारा या नहीं घुसना है, यार ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या है, सही है। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने 42 में बेच दिया है ना, और अगर आप 48 पे लेना चाह रहे हो, तो 48 पे कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, कोई पैटर्न ब्रेक हुआ हो, या कोई वजह होनी चाहिए जिसपे आपको लग रहा हो कि यार ये फर्दर रैली करेगा। पहली बात तो सही है। और आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, मतलब आपने ये सोचा कि यार 45 को ब्रेक किया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब ये 60 होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी इस बात को, अपनी स्ट्रैटेजी को दिमाग में मार्क करोगे, आपने प्लान बनाया है, और आप बोलोगे यार 45 वो लेवल है जिसको मैं आए कर रहा हूँ, ये ब्रेक हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस थी, जिस वजह से भी सिग्निफिकेंस थी वो हम बाद में बात करेंगे, सही है। आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे 48 पे, एंड विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 45। आप बोलोगे कि यार 45 रुपए की मेरे लिए सिग्निफिकेंस थी, तो अब ये 45 रुपए के नीचे ब्रेक कर गया ना, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, सही है, मैं अपने पैसे बाहर निकाल लूंगा। सो इसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, सही है ना। तो ये आपके उसका जवाब है कि आप 48 पे दोबारा लेना चाह रहे हो, ले लो।
इफ यू थिंक कि 60 पे जाना चाहिए, सही है, बट यू विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 45 या दैट थिंग जो भी आपको लगता है कि मैंने इस वजह से लिया है, सही है ना। हम इस तरह से बेसिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी और को कोई सवाल? सर जैसे कि जी लोग उसका पैटर्न ये कि पहले तो थोड़ा सा कभी कम पड़ जाता है। टीआरजी जो है ना, बेसिकली टीआरजी, पहली बात तो अगर आप नया काम कर रहे हो ना, टीआरजी में काम नहीं करो, सही है। लेकिन टीआरजी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन फेज से गुजरा है 148 से 182 में। जो भी काम कर रहा था ना टीआरजी में, 148 से 182 7-8 बार गया था वो, ठीक है ना। और मैंने आपको भी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मैंने आपको बताया था ना, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फीस टीआरजी की बस 1 सेकंड दिखा देता हूँ, लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है, ये आप देख लो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये 148 से 182 का डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना हुआ है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है ना, हमेशा याद रखना एक स्टॉक नए हाईज नहीं लगा रहा होता, नए हाईज लगाना बंद कर देता है एक स्टॉक, ठीक है। और एक इस तरह का रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि जिस बंदे ने भी यहाँ पे 12 रुपए पे लिया था ना, वो 180 रुपए में एक दिन में नहीं बेच सकता, वो बहुत तरीके से बेचता है, सही है। तो उसने 148 और 184 की रीजन में या रेंज में बेसिकली इसको बेचा है, सही है। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद एवर सिंस टीआरजी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, सही है। और वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ना टीआरजी का, बेसिकली तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है और इसमें एक नॉर्मली हम लोग काम नहीं करते अनलेस एंड अनटिल एक एक्यूमुलेशन फेज बने, और एक्यूमुलेशन फेज के बाद दोबारा ब्रेकआउट लगे या एक्यूमुलेशन फेज बने, सही है ना। बेरिश चैनल्स में या डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं काम किया जाता, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेंड ही इसका डिफरेंट है ना। एक ट्रेंड एक नीचे जाने का ट्रेंड है, उसमें क्यों काम करें, सही है। हमें तो बेसिकली इस तरह के ट्रेंड्स पकड़ने हैं ना, रादर देन हमें इस तरह के ट्रेंड्स पकड़ने हैं, हमें इस तरह के ट्रेंड्स पकड़ने हैं। बढ़ती हुई मार्केट्स में काम किया जाता है, गिरती हुई मार्केट्स में कभी भी काम नहीं किया जाता, सही है। सो ये बेसिकली है। मैं इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको ब्रेक देनी है सर। ब्रेक के बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एक छोटा सा सेशन इस चीज का रखेंगे जो चार्ट्स का मूवमेंट नजर आ रही होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई ना कोई रीजन होता है। आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका कोर रीजन कैसे ढूंढा जाए इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। एक सवाल है जैसे कि सर बता रहे थे चार्ट ऑप्शन जो सारी असेसमेंट कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, हम लोग बिल्कुल यार। मैं इसमें बता दूं एक चीज, जब मैंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था ना, जब मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बेसिकली ज्वाइन की थी, तो मैं आपको अपना बता देता हूँ। हम लोगों ने फर्ग्यूसन में जो फाइनेंशियल्स बनाए थे ना, आप लोग बेसिकली फर्म में नहीं गए हो अभी, तो ऑडिट फर्म में हम लोग फाइनेंशियल्स बनाते हैं, फाइनेंशियल्स को ऑडिट करते हैं तो समझते हैं, हमें एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, सही है। हमारी जो फाइनेंशियल्स पे ग्रिप होती है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो फाइनेंशियल्स पे ग्रिप किसी और की नहीं होती, क्योंकि हमने ना इन डेप्थ बनाया होता है और हमने इन डेप्थ फाइनेंशियल को समझा होता है। तो फाइनेंशियल्स में जितनी भी नॉलेज होती है ना, वो हमसे बेहतर कोई और एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, सही है। मतलब अगर मुझे ये देखना है ना कि कैपेसिटी इस कंपनी की कितनी है, ठीक है, या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, तो मैं फाइनेंशियल्स में शायद 10 सेकंड के अंदर जाके ढूंढ लूंगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ होगा, रादर देन किसी दूसरे बंदे के, क्योंकि उसने फाइनेंशियल्स कभी नहीं देखे, मैंने यही किया है, मैंने कुछ और किया ही नहीं था फर्म में, सही है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी, छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी, या ट्रेड डेट कितना है या ट्रेड डेट का क्या टर्नओवर होगा, हम लोग 1 मिनट में बता देते हैं, क्योंकि हम रोज यही देख रहे होते हैं, सही है। तो एक दूसरे बंदे की एक फाइनेंशियल या कंपनी को इवैल्यूएट करने का और हमारा इवैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क होगा लिटरली। तो ये हमें यार एक बहुत बड़ी एज देता है, एक कंपैरेटिव एज देता है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, हमें स्टैंडर्ड्स का समझ आया हुआ होता है। हम लोग अभी कुछ दिनों पहले एक चीज को वो कह रहे थे, एसगार्ड 9 एक कंपनी है, ठीक है, मार्केट में एक चार्टर, मार्केट में एक रूमर फैला कि इसका ना कुछ एक 7 बिलियन का गेन होने वाला है, ठीक है। 7 बिलियन इज अ बिग नंबर, एक छोटी कंपनी थी और 7 बिलियन का गेन। सो हमने एकदम से बोला कि 7 बिलियन का गेन हो कैसे रहा है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जो 7 बिलियन का गेन इज अ बिग गेन। इतनी सेल्स नहीं थी, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी पिछले सालों में, एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो हम कंपनी जो अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रही, बैंक उसके दरवाजे पे खड़े के पैसे दो, वो कह रहे कल आ, उस कंपनी के पीएनएल पे 7 अरब का गेन आने वाला था एंड इट वाज ऑल अराउंड द मार्केट। एवरीवन वाज लाइक एसगार्ड ने दूसरा ताजमहल होगा, खरीद लो।
इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, फिर आगे की स्टोरी सुनो। सो उसमें एक रीस्ट्रक्चरिंग का गेन था, दैट से IFRS 9 की एप्लीकेशन थी लोन को जी सर, पढ़ लिया IFRS 9 बेहतरीन। की स्ट्रक्चरिंग पड़ी है। चलो बताओ, सिंपल। आज मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, मैं नहीं देता, आपके पास कितने ऑप्शन? या तो कोर्ट में जाओगे, या मुझे कहीं पे कोने में पकड़ लो, तीसरा कुछ है? ये भी बैंक वाले कोर्ट में गए, कोर्ट में ना भाई देखो कंपनी के पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो अपने पैसे पे सबक से फातिहा पढ़ लो और दोबारा से कंपनी को लॉन्ग नहीं, या फिर एट द सेम टाइम वेट कर लो, इन्हें टाइम दे दो, शायद यदि आगे कुछ कर ले तो फायदा हो जाए। ठीक है, कितना टाइम देंगे? किसी ने 5 साल दिया, किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 15 साल दिया। IFRS 9 ये कहता है कि 15 साल बाद जो पैसे तुम्हें देने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू बुक करो आज बैलेंस शीट में। प्रेजेंट वैल्यू बुक करने का मतलब क्या है? इनकम हो गया, ये लाइबिलिटी 100 रुपए में खड़ी थी, आज 15 साल के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू 70 रुपए पे आ गई, इसका डिफरेंशियल कहां जाएगा? गेन में। लेकिन ये टेम्पररी गेन है, अगले सालों में जब ये 70 से वैल्यू 100 पे अनवाइंड हो रही होगी तो फाइनेंस कॉस्ट बन के आएगी। एज गार्ड 9 में 7 रुपए का टेम्पररी गेन आया तो लोगों ने पहना दिया। ये एक्चुअली सही कह रहा है, 16 रुपए पे था उस वक्त, 16 रुपए पे था एंड ये 16 रुपए से फिर नेचुरली सप्लाई आई एंड मतलब उसको वो गिनना स्टार्ट हुआ। सो देखो जो आपका सवाल था ना, ये हम लोग पकड़ सकते थे ना, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी एप्लीकेशन पढ़ी हुई थी। लेकिन अगर किसी और बंदे की मैं बात करूं, इसने IFRS 9 कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको समझाना भी मुश्किल है, उसको खुद देख के शायद समझ ना आए, और हमें समझ आ गया। और दूसरी बात ये कि यार हमने फाइनेंशियल्स के आने से पहले समझ लिया था, क्योंकि हम लोगों को वो समझ आ रहा था कि यार ये गेन हो गया होगा इस तरह से। सो ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने एग्जांपल दी है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स बनती हैं। तो हम इस तरीके से इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं कुछ अकाउंटिंग की जो हम पकड़वाते हैं। और टैक्स में यार स्पेसिफिकली टैक्स में मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हुआ है, IT की एग्जेम्पशन आई थी पूरी दुनिया में, मतलब एक वो था पूरे पाकिस्तान में था कि IT की एग्जेम्पशन आ रही है और हमारा जो सेक्टर है वो चल जाएगा। सही है, तो हम लोग उस पे जो है लिटरली 2 दिन हम दोनों समझने, मतलब हम लोग बात ही कर रहे थे। एंड वो पहले से एग्जेम्पशन कंपनीज को मिली हुई है। हमारा अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, और अगर आप पाकिस्तान में पैसा ले आओ वापस, तो आपका वैसे भी एग्जाम हो जाता है। ठीक है, टैक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपका पैसा है वो आप पाकिस्तान में फॉरेन प्रोसीड्स को ले आओ, आपका एग्जाम हो जाएगा। बेसिकली सिंपल बात है। हमें अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई लोग कह क्यों रहे हैं, कौन सी एग्जाम्पशन? ये तो IT के स्टार्टअप्स को मिली है, ये हमारी कंपनी से पहले से एग्जाम्पशन मिली हुई है। सो इस तरह के जो चार्टर्स होते हैं मार्केट में, जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता और लोग अपनी कहानियां कर रहे होते हैं, हम उनको नेचुरली पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने टैक्स वगैरह पढ़ा हुआ ऑलरेडी। सो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ये वाली बात है। आई थिंक ब्रेक लेते हैं। आप लोग ब्रेक लो, इसके बाद इनके रीजंस के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे।